अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू रोवन। आज का सब लोग उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले स्नो नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। देखा बीबी, आपने इस लड़के को सर चढ़ाने का नतीजा, पढ़ाया लिखाया, हर फरमाइश पूरी की, अपनी औलाद से बढ़कर ख्याल रखा इसका, और सबसे बढ़कर अपना जिगर का टुकड़ा उसके हवाले कर दिया, और ये सिरा तेरा है उसका। वो मुझे कि बरादरी में मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। हाकिम अली सख्त गुस्से में बड़ी बहन से मुखातिब थे। बीबी ने चंद लम्हे और उनका गुस्से को देखा, जो हाथ पाश पर बांधे कभी टहलने लग जाते तो कभी बीबी के सामने रुककर हैदर को सख्त सुनाने लगते। हाकम भाई, हैदर सुलझा हुआ बाअदब बच्चा है, उसने कभी आपसे बदतमीजी नहीं की, ना ही किसी ऐसी बात को सोचा जो कि आपको सर झुकाने का सबब बने। जितना उसकी जुबानी मुझे पता चला है तो गलती आपके मुंशी की लगती है। वो आपका खास बंदा ही क्यों ना हो, लेकिन उससे कोई हक हासिल नहीं है कि किसी गरीब की ज़मीन जायदाद हथियाले रमज़ान जैसा जिसकी ज़मीन पर मुंशी ने कब्जा करके अपने जानवर रख लिए हैं। रोता हुआ हैदर के पास शिकायत लेकर आया था। जब आप दूसरे गांव किसी पंचायत के लिए ले गए थे, आप मौजूद नहीं थे, तो उसने पूरी तहकीक करके ही रमज़ान की ज़मीन मुंशी के कब्जे से छुड़वा कर उसके हवाले की, और मुंशी को आइंदा ऐसी कैसी किसी गलत इकदाम से बाज रखा। इसमें आपका इतना गुस्सा मेरी समझ से बलातर है। शाहो शाहो तो अभी छोटा है, बहुत देर है उसे इन मामलात को समझने के लिए। हैदर की तालीम मुकम्मल होने वाली है, उसने उसने ही आपके साथ ये सारे मामला देखते हैं। फिर अभी क्यों नहीं? आपकी पूरी ज़िंदगी इस चार दीवारी में गुजरी गुजरी है बीबी, इसलिए कुछ नहीं जानती। और हैदर कब रहा है यहाँ, जो यहाँ के तौर तरीके जान सके। उसे अभी नहीं पता कि कैसे फैसले किए जाते हैं। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं पर सब कुछ नहीं सिखाती। ज़िंदगी गुजारने के लिए इसको बरतना पड़ता है, तब उसकी समझ आती है। ये किताबी बातें, ये सच झूठ के किस्से किताबों में अच्छे लगते हैं। अभी उसे कहें कि सिर्फ ऐश करे बस। अभी मैं ज़िंदा हूँ, उस गाँव में क्या और कब और कैसे देखना है ये सब मुझ पर छोड़ दे। उन कमी कमीन लोगों को हम सर पर बिठाने लगे तो कल सड़क पर ले आएंगे। हमें उनको उनकी औकात याद दिलाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अरे, वो ज़मीन कौन सी रमज़ू के बाप दादा ने खरीदी थी? हमारे बाप दादा ही दान करके गए थे। अब हमारी मर्ज़ी है, हम वापस लें या किसी और को दें। उसे भी खाली हाथ नहीं रहने दिया, थोड़ा बहुत दे दिया है। अब वो बीबी के पास बैठे उन्हें ज़िंदगी गुजारने के वो असरार रमूज़ बता रहे थे जिन पर सारी ज़िंदगी खुद अमल पैरा रहे थे। और हैदर को भी अपने नक्श कदम पर चलते हुए देखना चाहते थे, जो उसके मिजाज और फितरत से अक्सर मुख्तलिफ था। यही वजह थी कि चचा भतीजे में कभी कभार ठन भी जाती थी। हैदर शहर में यूनिवर्सिटी में जो जेर तलीम था, कुछ उसकी सारी उम्र गुजर गई ही हॉस्टल्स में थी। तो घर आने पर किसी भी मजलूम के साथ जुल्म और ज़्यादती की गुन हैदर की कानों में पड़ती तो वो हत्तल मकान उसका मदावा करने की कोशिश किया करता था। बाज़ दफ़ा चचा हाकिम अली उसके सामने तो चुप रह जाते, गोया उसकी बात से मुत्तफिक हूँ, मगर उसके हॉस्टल से वापस लौटते ही करते अपनी मर्जी थे। हैदर अली और सोफिया उनके बड़े मरहूम भाई के निशानियाँ थे। उनके बड़े मरहूम भाई निशानियाँ थे, जिनकी औलाद उनके बहुत बचपन में एक हादसे में गुजर गए थे। जो खुद खुद हाकिम अली की दो ही औलादें थीं। बड़ी बेटी मेहर अली, जो हैदर अली से बेहद मुतासिर थी और तालीम में दिलचस्पी ना होने के बावजूद भी सिर्फ इसके लिए किताबों के साथ लगी रहती कि हैदर अली किताबों से मोहब्बत करने वाला शख्स था। यूं बाप से जिद करके जैसे तैसे सही इंटर का इम्तिहान पास कर रखा था, और 2 माह कबल हैदर अली से होने वाले निकाह के बाद खुद को गोया हवा में उड़ता महसूस करती थी कि जो ख्वाहिश उसके दिल में न जाने कब से हसरत बनकर जिंदा थी, उसे अचानक ही तबीर मिल गई थी। उसे छोटा भाई शाहजैन था, जो 7वीं जमात का तालिब इल्म था। चाची सोफिया खुशी से घरगार चेहरा लिए अंदर आई। चाची ने मेहर को तो पहुंचा हुआ था, उसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। बीबी पास ही तख्त पर बाजमान थी। दोनों नंद भाउज किसी खानदानी मसले को छेड़े बैठी थी, जबकि मेहर पर आहिस्ता आहिस्ता हुनूद की तारी हो रही थी। जब ही सर चाची के जानों पर टका रखा था। वो बाहर, मेरे मामू आए हैं मुझे लेने के, कुछ दिनों के लिए हैदर लाला से फ़ोन कर पूछ लें, उन्होंने इजाज़त दे दी है, मैं चली जाऊं? खुशी से सोफिया की आवाज़ लर्ज रही थी।
तो तुम मिल ले अपने मामे से। अब मगर ये घर जाने की क्या तुक बनती है भला? चाची भी चाचा हाकिम अली ही की ज़ुबान बोलने लगी थी। लो अब उसमें एतराज़ वाली क्या बात है अम्मा? चली जाए सोफ़ी अपने मामू के घर। मैं भी तो अपने मामू के घर जाती हूँ और कई-कई दिन रह के अभी आ जाती हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ़ उसका मामू आया है। घर जाएगी तो अपनी मामानी और कज़िन्स वग़ैरह से भी मिल आएगी। सोफ़ी की खुशी मानत पड़ती थी देखकर महर ही उसकी मदद को आगे आई। तो चुप कर जा। जब किसी बात का पता है ना हो तो बोला मत कर। दरमियान में कितनी बार कहा है चाची ने महर को घर का, 1000 बार तुझे और उसको बताया कि सोफ़ी की माँ हमारे ख़ानदान से नहीं थी, उनके वडेरे काम में थे, हमारे हमारे पुरखों के पसंद के ब्याह लाया था। तेरा ताया कई मिन्नतों तरलों के बाद उस औरत को घर में तो बहू का दर्जा दे दिया, मगर इन लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। तेरी ताई भी ख़ास मौक़ों पर ही आ जाती थी। मैं कि जब वो भली मानस कब्र में जा सोई तो सालों कोई राब्ता न रखा किसी ने, ना ही तेरे अब्बा को पसंद है सब। उसका मामा सालों पर सालों में आकर ईद पर अमल जाता है, पिन पर मिल जाता है। भांजी भांजे से यही काफ़ी है, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। ये बात मैं आखिरी दफ़ा बता और समझा रही हूँ आराम से, वरना अपने अब्बे का गुस्सा तू भी जानती है और ये सोफ़ी भी। चच्ची ने 1000 बार की दोहराई हुई दास्तां एक बार फिर सुनाई। वो तुम्हारे मामू में सोफ़ी बच्चे और उनको बिठाओ, उनकी खातिर तवज्जो करो और जाकर मिल भी लो, मगर फ़िलहाल उनके साथ जाने की इजाज़त तुम्हें भी हम नहीं देंगे सकते। मामू को टहला लो, भाई आ जाएँ तो उनसे पूछ लेना। अगर इजाज़त दें तो चली जाना, 1-2 दिन नहीं। अगर मामू से कहना तो कुछ दिनों में तुम्हारी ममानी और अपने बच्चों को भी तुमसे मिलवाने ले आए। जाओ बच्चे। चलो बच्चे शाबाश, चाची के बरकस, बीबी ने बड़े प्यार से कहा तो सोफ़ी सर हिलाती हौले हौले कदम उठाती पलट गई। ये अजीब किस्म के रस्म रवाज मुझे लगता है सिर्फ हमारे ही हैं, शादी सिर्फ अपनी बरादरी में हो, जोड़ हो ना हो, बेजोड़ रिश्ते करके सारी ज़िंदगी के लिए दूसरों को दोज़ख में धकेल दो। बेवा की शादी फौरी हुक्म कर देता है हमारा मज़हब, मगर बीबी का सिर्फ निकाह हुआ था, मंगेतर बेचारा हादसे में चला गया। कितने रिश्ते आए मगर जायदादों गैरों में ना चली जाए। इस अज़र और एक गलत रवायत में लिपट कर गले से लटका लिया कि हमारे हाँ बेवा सारी ज़िंदगी मरने वाले के नाम पर गुजार देती है। क्यों भाई? जब अल्लाह इजाज़त दे रहा है तो हम तुम कौन होते हैं किसी को गैर शरई तोक पहनाने वाले? सोफ़ी के अम्मी गरीब ख़ानदान से थी, ताया के मज़ारे की बेटी पसंद की शादी थी, तो तमाम उम्र के लिए माकतूब। अब ठहरी मरने के बाद भी आज़ाद ना हो सकी। सोफ़ी मामू के घर ना जाए, गरीब हैं, लो भाई गरीब हैं पर इंसान तो है ना। अभी उसकी जज्बाती तकरीर का कुछ हिस्सा बाकी था जब चाची के कमर पर पड़ने वाले थप उसे कराहने पर मजबूर कर गई। बीबी अलग धुआं चहर लिए बैठी थी, अपने साथ गुजरने वाली ऐसी बेरंग जिंदगी का जिक्र और सबब उन्हें हमेशा गमज़दा कर देता था। मैं आज ही तेरे अब्बा से तेरी तबीयत साफ़ करवाती हूँ। ये सिखा रही है कमबख्त तेरी तालीम तुझे, ना माँ का लिहाज ना फूफो की शर्म। तेरा बाप सुन ले तेरी ये बकवास तो उसका भी अभी भी ज़ुबान काट के हथेली पे रख दे। चाची को बोलते बोलते सांस फूल गई। बच्ची है भाभी, छोड़े जाने दे। बीबी ने आहिस्ता से कहा। महर उठो बच्चे, जाओ देखो सोफ़ी कहाँ है। किचन में है, अगर है तो एक चक्कर लगा लेता। मुलाजमा से कहो कुछ खास बना ले मेहमानों के लिए। बीबी ने चाची को आँख के इशारे से तसल्ली दी और उसे बचकाते हुए वो सू करती और इन दोनों को देखे बगैर बाहर निकल गई। चाचा जी ने सोफ़ी को मामू के साथ जाने से मना कर दिया, अलबत्ता अपनी जाति के इजारे के तौर पर उन्हें बहुत तारीफ और अपनी ज़मीनों की दीगर सौख्तें देकर दुरुख्सत किया था। नतीजतन सोफ़ी कल से ही मुँह सर लपेटे पड़ी थी, वरना तो वो हमा वक़्त किसी न किसी काम में ही मसरूफ़ नज़र आती थी। कभी सुई धागा और फ्रेम के साथ उलझी होती, कभी किचन में मुख्तलिफ खानों से नब्ज़ आज़मा, तो कभी लहाफ़ों में डोरे डालती। अब भी महर ने उसे अपने साथ आने को कहा था कि बहुत दूर ना सही घर के पिछवाड़े में बने ट्यूबवेल तक ही चले, मगर वो कसरमंदी से लेटी रही थी। तंग आकर महर ने अकेली ही वहां आकर बैठ गई। घने दरख्तों के छांव में बैठकर वो दोनों दुनिया जहां की बातें करती थीं, अभी अपनी ही सोचों में गुम एक खुश्क पत्ते को तोड़े मरोड़े जा रही थी जब उसकी कमर पर एक पत्थर आकर बड़ी जोर से लगा। वो सी करके पीछे को मुड़ी तो शाहो हाथों में अगलील लिए दांत निकाल रहा था।
کیا بات ہے ابا، لگتا ہے حیدر لالا یاد آ رہے ہیں، ویسے بھی جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے تم بدل گئی ہو، سنا نہ کھیلتی ہو میرے ساتھ، نہ باتیں کرتی ہو، نہ بس ہر وقت کچھ سوچتی ہی رہتی ہو، اتنا بھی مت یاد کر بیچارے لالا کو کہ ادھر ہچکیاں لے لے کے اس کا برا حال ہو جائے، لے مزہ لے لے کر کہتے ہو شاہوں کو دیکھ کر، مزید اس کی بات سن کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم اسکول کیوں نہیں گئے آج؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر وہ اس کے پر روب جما کر بولی، ارے پیاری ابا، قسمت سے ہی ایسا موقع ملتا ہے جب ابا گاؤں سے باہر جاتے ہیں، بس یہ سوچ کر میں نے چھٹی کر لی، ویسے بھی ابا کہتے ہیں جمعہ تفریح آنی چاہیے مجھے، پھر اسکول سے اٹھا لیں گے، میں نے کون سا نوکری کرنی ہے جو اتنا دماغ کھپاؤں ان کتابوں میں، مجھے تو بس ابا کی طرح زمیندار بننا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اس کی تفاخر سے بولنے پر مہر تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی، کچھ عرصے پہلے تک وہ بھی مطمئن تھی اور تقریباً بھائی جیسی ہی سوچ رکھتی تھی، مگر جب سے حیدر کے لیے دل میں الگ جذبات پیدا ہوئے ہیں، اس کے خیالات بھی اسے متاثر کر گئے ہیں۔ مجھے اپنے لوگوں کو غلامی کے اس توق سے آزاد کرانا ہے جو صدیوں سے ان پر مسلط ہے، رسومات کو ختم کرنے کی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے، وہ رسومات جو ہمیں دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہی ہیں، تعلیم کو ہر خاص و عام کے لیے ضروری بنانا ہے۔ وہ جوش سے کہتا تو مہر مسرور اس کو دیکھے اور سنے جاتی، پھر جیسے گزرتے وقت کے ساتھ اس کے خیالات کے مہر پر بھی گہری چھاپ لگ گئی، وہ اسی کی طرح سوچنے اور بولنے لگی تھی۔ کب سے تعلیم کا رکا سلسلہ کتابیں جھاڑ کر دوبارہ سے جوڑا تھا، دفعتاً اس کے خیالات میں دراڑ پڑی جب اس نے کسی کو اپنے بالکل قریب بیٹھتے محسوس کیا۔ شاہو کب سے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ اسے اپنے اس قدر قریب بیٹھا دیکھ کر وہ حیرت سے گنگ ہو رہ گئی۔ میں ابھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، خوشی سے لرزتی آواز میں اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا جس سے اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ حیدر مسکرا دیا اور کندھے سے بھاری بیگ اتار کر سامنے ہی رکھ دیا، اور میں تو بہت دنوں سے تمہیں سوچ رہا تھا، بلکہ نکاح کے بعد سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کچھ بتانا تھا، کچھ پوچھنا تھا۔ اس کی بھاری آواز سے مہر کو دونوں کے درمیان ہونے والے نازک اور خوبصورت رشتے کا احساس ہوا تو اسے بے ساختہ ڈھیروں شرمان نے آن گھیرا۔ میں نے تمہیں کبھی اب ایک چچا زاد سے زیادہ نہیں سمجھا تھا، وہ کچھ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ مہر بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر صوفی کی باتوں میں تمہارا ذکر تو اتر سے آنے لگا، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، ایسا بھی ہمیشہ ہی ہوتا آیا تھا، تم دونوں کزنز ہو، ایک ہی گھر میں رہتی ہو، پھر دوست بھی، تو اس میں بھی کوئی چمبی کی بات نہیں تھی۔ سامنے درخت کے پتوں میں کھوجتا وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، جبکہ مہر پوری جی جان سے اس کی جانب متوجہ تھی اور بے حد غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر صوفی نے مجھے بتایا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، حیدر نے اچانک اس کو دیکھ کر کہا۔ مہر گھبرا گئی، صوفی کی بچی کو تو میں پوچھوں گی، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا، اور میں تو اپنے دل کی ہر بات اسے بتا دیتی تھی، تو کیا سب بتا دیا؟ اس نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میرے لیے عام سی بات تھی، میں ساری زندگی باہر رہا ہوں، کالج یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں میری جانب متفق تھیں، مگر میں ذرا اور کی طرح سوچ کا بندہ ہوں، میں نے کبھی صنف مخالف کی اس دلچسپی کا فائدہ نہیں اٹھایا، میرے سارے ان کہے جذبے میری شریک حیات کے لیے تھے، جس کے لیے میری سوچ کے بھی کہ مجھے سمجھتی ہو، تعلیم یافتہ اور ایک شریف گھرانے کی باکردار لڑکی ہو، بس۔ وہ بولتا جا رہا تھا، میں چونکا جب مجھے پتا چلا کہ تم نے اپنی چھوڑی ہوئی تعلیم کا سلسلہ صرف اس لیے دوبارہ جوڑ لیا کہ مجھے پڑھے لکھے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ چاچا کے ہزار مخالفوں کے بعد اپنی پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود پھر صوفی بتاتی کہ مہر اب آپ کی جیسی باتیں کرتی ہے حیدر لالا، اسے بھی وہ سب زیادتیاں اور ناانصافیاں بری لگتی ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، وہ بھی تعلیم حاصل کر کے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے آپ کی طرح، وہ کہتی ہے کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی، تب بھی اس گاؤں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے ہی ضرور آراستہ کروں گی، یہیں سے میرے دل نے تمہارے لیے الگ انداز میں سوچا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، مہر کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ محبت بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر محبت میں خود کو بدلنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور وہ ہی لوگ نایاب ہوتے ہیں۔
यकीनन उनकी कदर करनी चाहिए। फिर सुना कि तुम्हारी मामू चाचा से तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। ये सुनते ही मैं पहली फुर्सत में शहर आया था और चाचा जी से तुम्हारा हाथ मांग लिया। उससे पहले कि ये नायाब लड़की मेरे हाथों से निकल जाती, उससे मैं अपने घर को रोशन करना चाहता हूँ। आगे सब तुम जानती ही हो, बस तुम्हें ये बताना था कि अब सोचोगे सफ़र में तुम अकेली नहीं हो। जहाँ तुम्हारे साथ मैं होता हूँ वहाँ मेरे जज्बात भी तुम्हारे लिए जैसे अंगड़ाई लेकर बेदार हो गए हैं। तुम निकाह के दो पोल वाकई बहुत ताकत रखते हैं। दोनों ही फ्रीकैन को खुद से बांध लेते हैं कि हर सोच का सिरा दूसरे फ्रीक से ही जाके मिलता है। तुमसे मिलने का मकसद ही ये बताना था कि मोहब्बत के इस सफ़र में हैदर अली भी तुम्हारे साथ है। उसका ऐसा कहना मेहर अली को हवाओं में उड़ा के ले गया था। ए सोफी कहाँ है, नजर नहीं आ रही, वरना तो दोनों की जोड़ी साथ ही दिखती है हमेशा। उसे बुलाओ और कहो कि मुझे चाय भिजवाए। कड़क सी मैं अपने कमरे में हूँ। अरे हाँ, ये तुम दोनों के लिए हैं, चीज़ें और कपड़े लाया हूँ। उठते उठते वो वापस बैठ गया और भारी बैग को घसीट कर करीब किया और खोलकर एक शॉपर महर को थमा दिया। थैंक यू हैदर, उसने आहिस्ता से कहा और शॉपर को लेकर खड़ी हो गई, जबकि हैदर मुस्कुराता हुआ अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर के अंदरूनी जानिब चला गया। महर की खुशी की कोई हद न थी। आज उसे दोनों जहाँ की खुशी मिली थी। आखिर को महबूब जो के अब शौहर भी था, उसकी तरफ से अज़न मोहब्बत मिला था। वो तो उसे पाकर ही बहुत खुश और गाना थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं इतनी हिम्मत अहमियत का ना सोचा था उसे जो उसे हैदर की तरफ से मिली थी। जौहर का चची जी गांव से बाहर थी, सो भी हैदर बीबी को बताकर सोफी को लेकर मामू के घर चला आया, जो कि चंद कोस दूर ही दूसरे गांव में वाक़या था। मामू और उनका पूरा घर ना उनके आने के बुझ गया था। तब ही हैदर की नज़रों से मामू के बेटे जवाद की आंखों की वो चमक पोशीदा न रह सकी जो सोफी को देखकर बेदार हुई थी। वैसे भी जो जवाद एक सुलझा हुआ शरीफ नौजवान था। पास जवाद का दवाइयों का अपना छोटा-सा कारोबार था और हैदर वैसे भी कुछ अरसे से सोफ़ी की शादी के हवाले से सोच रहा था। रिश्तेदारों और बरादरी में नज़र दौड़ाने पर कोई भी सोफ़ी के जोड़ का नज़र आता तो वो उलझन का शिकार हो जाता था कि चाचा यहाँ भी अपनी मनमानी करते हुए कोई ऐरा-गैरा रिश्ता ना ढूँढ लें। उसके लिए पूरा दिन खुशगवार वक़्त गुज़ार कर उसका इत्मीनान बेहद कवी हो गया जब मामू ने बेहद आजी और दरख्वास्त जवाब के लिए सोफ़ी का हाथ माँगा था। है तो छोटा मुँह बड़ी बात, तुम लोग कहाँ हम कहाँ, मगर सिर्फ़ एक बात पर ये जुर्रत कर पाया हूँ कि तुम दोनों मेरी इकलौती बहन की निशानियाँ हो। सोफ़ी मेरे घर की बहू बन जाए तो ये रिश्ता बहाल रहेगा जो अब मुझे टूटता नज़र आ रहा है। ये हम सब की शदीद ख्वाहिश समझ लो। मैं बहुत बार तुम्हारे यहाँ गया हूँ, मगर तुम्हारे चचा का रवैया कुछ ख़ास हौसला अफ़ज़ा नहीं था जो उनसे ये बात कर जाए। इसलिए तुम्हारे सामने दो दर, दस्ते दराज करता हूँ बच्चे। मामू जी गलोगेर लहजे में बोले तो हैदर को गहरी शर्मिंदगी ने घेर लिया। वाकई मामू जी जब भी आते उनकी खातिर तवाज़ा तो खूब की जाती, मगर अपनायत का एहसास कहीं नहीं मिलता था, बल्कि किसी हद तक चाचा जी का रवैया रौनक का भरा होता, जिससे मामू जी अपनी बात हमेशा दिल में दबाए वापस आ जाते थे। और एक दफ़ा हैदर अगर घर पर मिला तो चाचा जी हम साथ थे, सो ये बात वहीं की वहीं दिल में ही रह गई। आज भी उन्होंने बेहद झिझकते हुए हैदर से मदा बयान किया। मामा जी भी मामी जी भी उम्मीदों मोहब्बत की कैफियत में उसे देख रही थी। हैदर के जहन में बेसाख्ता जवाब की आंखों की चमक और सोफ़ी का गलरंग चेहरा भर गया। फिर जब उन दोनों को एक दूसरे को देखा था, जिस उसके दिमाग ने लम्हों में ही फैसला दे दिया। उसने अभी बिल्कुल सामने बैठे नजरें झुकाए मामू को एक नज़र देखा और बेहद एहतराम से उन दोनों के हाथ थाम लिए। मामू जी, आप मेरे लिए वैसे ही काबिल एहतराम है जैसे कि मेरी माँ और मुझ पर और सोफ़ी पर इतना ही हक रखते हैं कि जितना कोई भी वालिदैन अपनी औलाद पर रखता है। मेरी बहन अपने मामू के घर की बहू बने, इससे बढ़कर खुशी की बात कोई और नहीं मेरे लिए। मैं अभी के अभी आपको हाँ कर देता, मगर हर रिश्ते के के कुछ तकाजे होते हैं। वो कुछ लम्हे के लिए रुका। मामू जी ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। चाचा जी भी हमारे वालिद की जगह पर है और हमारे सरपरस्त भी। मैं एक दफ़ा उनसे पूछकर उनका बताकर ही आपको जवाब दूंगा। और मामू जी, सबसे बढ़कर मेरी बहन की खुशी होगी। मैं उससे भी पूछना चाहूँगा। अगरचा हमारे यहाँ लड़कियों से उनकी मर्जी
मनमर्जी पूछना गुनाह समझा जाता है, मगर मैं ये ज़रूर करूँगा क्योंकि उसका हक हमें हमारा मज़हब भी देता है। आप ये मेरा मोबाइल नंबर रखें, मुझसे घर पर मुलाकात ना भी हो तब भी फ़ोन पर रब्ता रहेगा। आप परेशान ना हो, मुझे लगता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने में बस चंद दिन ही रह गए हैं। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे हमारे आपके सबके हक में बेहतर करेगा। नरमी से कहते-कहते वो उठकर खड़ा हुआ। मामू जी ने बेसाख्ता नम आँखों से अगले से गले से लगा लिया। सोफ़ी को बुलाया, मामी रात होने से पहले-पहले हमें निकलना है। मामू जी से मुसाफ़ा करते उसने कहा तो मामी जी खुशी से बेहाल होती सर हिलाकर बाहर निकल गई कि बहरहाल हैदर अली की तरफ से उन्हें तवक्का से बढ़कर रद्द-ए-अमल मिला था। हैदर ने मौके की गनीमत जानकर रास्ते में बहन से भी उसकी मर्ज़ी दरियाफ़्त कर ली थी। उसके चेहरे पर खिलते रंग से उसे मुतमिन कर गए थे। अगरचे उसने किसी किस्म का इज़हार किए बगैर भाई से इतना कहा कि उसकी ज़िंदगी के बारे में क्या किया गया में क्या गया हैदर का कोई भी फ़ैसला कबूल होगा। रात गए उनकी वापसी अमल में आई थी। सुबह उठते ही सोफ़ी महर को लेकर अपने मखसूस जगह पर आ गई थी और बेहद शर्माते मुस्कुराते सब कुछ बता दिया था। महर का मुँह हैरत से खुला का खुला रह गया था। घन्नी घुन्नी मिसली मैं कैसे अपने दिल की हर बात सबसे पहले तुझे बताती हूँ और तू। उसने 2-3 मुक्के उसके बाजू पर रसीद किए। सोफ़ी ने हंसते हुए उसे पीछे धकेला। तुम गलत समझ रही हो महर, ऐसी कोई बात थी ही नहीं कि मैं तुम्हें बताती। बस एक दफ़ा पहले जब मैं हैदर भाई के साथ मामू के घर गई थी तो उसका एक ख़ास नज़र से खुद को देखना महसूस किया गया था। मैंने और कुछ नहीं। फिर मैं भूल भाल गई थी ये सोचकर कि ये किसी भी मर्द की वक्ती पसंदीदगी की नज़र भी हो सकती है। वो तो कल मुझे रानी ने बताया कि जब से जावाद भाई ने आपको देखा था तब से ही दीवाने हो गए हैं आपके। सोफ़ी कहते कहते शर्मा कर हंस पड़ी। महर ने उसे बड़े ज़ोर से चुटकी काटी। और क्या बताया उसने इश्तियाक से पूछा। और बस मामू जी ने भाई से बात की। भाई ने कहा चाचा जी से बात करके जवाब देंगे। फिर भाई के इम्तिहान के बाद शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। जो वो एक माह बाद। और मज़े की बात यह है कि भाई मेरी शादी के साथ ही तुम्हारे रिश्ते भी चाचा जी से मांग लेंगे। ये है एक सारी कहानी। मैं रात आई तुम्हें बताने मगर तुम सो चुकी थी। सोफ़ी ने महर के मतलब की बात बताकर उसे खुश कर दिया। अच्छा सोफ़ी, तो ऐसा करना, अपनी और मेरी शादी से पहले मुझे हैदर की पसंद के सारे खाने बनाना सिखा दे। और बाद में क्यों, आज से ही जितने दिन वो इधर है ना, मैं चाहती हूँ दस्तरख्वान से पर कोई एक डिश ऐसी हो वो उसकी पसंद हो की हो और मेरे हाथ से बनी हो। वो ख्वाबनाक लहजे में बोल रही थी जब सोफ़ी ने एक धप उसे रसीद की। महर ने पट से आंखें खोल के उसे घूरा के मुलासमा चाची का पैगाम लेकर आ गई कि वो दोनों को बुला रही हैं। वो एकदम ही कहीं से निकल कर सामने आई थी। इस बार भी मुझसे मिले बगैर जा रहे थे। वो रूठे लहजे में बोली, अहमियत है आपकी नज़र में मेरी, यानी आंख बोझल पहाड़ ओझल वाला मामला है। उसकी बात पर वो हंस पड़ा। तुम्हारी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है उसका अंदाज़ा इस बात से कर लो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका हूँ। बाकी रहा मिलने का सवाल, तो तुम चच्ची के साथ ही थी जब मैं उनसे रुखसत लेने आया था। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका इज़हार वक़्त पर ही अच्छा लगता है कि वक़्त से पहले वक़ूअ पज़ीर होने पर वो अपनी अहमियत खो देती है। सोफ़ी को बहुत ख़्याल रखना और अपना भी। उसके इस तरह से कहने पर महर की आंखें भर आईं। अगली बार चचा से रुखसती की बात करूँगा, फिर शादी के बाद ना मिलकर जाने पर वाली तुम्हारे सारे शिकवे दम तोड़ जाएंगे। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो शरारत से बोला और उसकी बात की गहराई जानकर महर सुर्ख पड़ गई। अल्लाह हाफिज़। हैदर ने उसका हाथ हल्के से दबाकर छोड़ा, फिर गेट से निकलता चला गया। उसका उसका उस कल के छोकरे की इतनी अहमियत कि मेरी मर्जी के बगैर इतने बड़े बड़े फैसले करता फिरे। हम तो ज़मीन का टुकड़ा भी किसी को दान करना हो तो नस्ल और ख़ानदान देख कर करते हैं। यहाँ तो फिर मामला हमारी बच्ची का है। रिश्ता नाते कोई बच्चों का खेल नहीं है, ना ही बच्चों की कोई हक हासिल होता है ऐसे बड़े फैसले लेने का। कल पंचायत में था जब नवाब साहब की कॉल आई है कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। अरे तुम भाई हो तो मैं बाप हूँ। मैं कैसे कोई गलत फैसला अपनी औलाद के बारे में बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी घर में ही मेरी बच्ची के लिए एक बेहतरीन रिश्ता मौजूद है। पहले मैं 1-2 साल इंतज़ार करना चाहता था मगर अब उसका काम में देर मुनासिब नहीं है। मैं शाहों की साथ सोफ़ी के साथ रिश्ता का ना सिर्फ ऐलान करता हूँ बल्कि इस जुमे के मुबारक शब्द दोनों का निकाह भी होगा। हाकिम अली किसी का भी रद्द-ए-अमल देखे बगैर सबकी हवासों पर बम गिराकर जा चुके थे। बीबी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो जानती थी कि इस घर के मर्द एक दफ़ा जो फैसला कर लें उससे उन्हें दुनिया की कोई ताकत भी नहीं हटा सकती। चाची दम खुद थी जबकि अंदर कमरे में दरवाजे से लगकर थर थर कांपती सोफ़ी महर से जाकर लिपट गई और
फूट फूट कर रो दी। मेरा दिल ऐसे ही वसवसों का शिकार नहीं था महरो। जब मुझे लगता था कि भाई जिस बात को बेहद आसान समझ रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है। वो सिसक कर बोल रही थी, शाहों को तो हमारा भाई, शाहू तो हमारा भाई है ना महर, मुझसे 13 वर्ष छोटा, अभी तक मेरा पल्लू पकड़े पकड़े कई फरमाइशें मनवाता है। आपा सिरो सोफ़ी पकोड़े बना दो, आपा सोफ़ी मेरे दोस्तों की दावत है, अच्छे अच्छे खाने बनाना। चाचा जी ने एक लम्हे में इतनी बड़ी बात कह दी, मेरा ना से ही इस बच्चे के एहसासात का ही ख्याल रखते लेते। वो रोते रोते न जाने क्या कुछ कह रही थी, फिर अचानक झटके से महर से लग हुई। महर, जुमा कब है? उसने मदहोश अंदाज में पूछा। कल नहीं परसों। महर का अंदाज भी अजीब अफसुर्दगी के लिए था, जैसे समझ में ना आ रही हो कि वो क्या करे। उस सूरत हाल में मुझे हैदर लाला को बताना होगा महरू, वही मुझे बता सकते हैं, वरना वरना चचा ने वो सब ज़रूर करना होता है जो उन्होंने सोच रखा है होता है। उनके बिला से कोई जिए या मर जाए। वो अब तेज तेज टहलती कुछ सोच रही थी। महर, घर वाले नंबर से लाला को फ़ोन करके बताना पड़ेगा। ये शाहों से कहते हैं कि बाहर कहीं से फ़ोन करके लाला को सारी सूरत हाल को बताकर जल्दी आने का कहे। चलो महर, महर हाल चलते हैं लाला को बताने। तुम बस चाची को किसी तरीके से वहाँ से हटाओ। तुम थोड़ी देर को मैं लाला को बताती हूँ, उससे पहले कि ऐसा नुकसान हो जाए बस की तलाफी मुमकिन ना हो। तेज तेज बोलती सोफ़ी गुम खड़ी महर के करीब आई और उसे बाजू से पकड़ के खींचने लगी। हाल में कहीं लैंडलाइन फ़ोन था और वहीं पर बीबी और वो चाची सारा दिन मौजूद रहती थी और रोज़मर्रा के ज़्यादातर काम वहीं निपटाए जाते थे। गाँव की औरतें भी वहीं वहीं पर आकर विराजमान रहती। वो तो सोफ़ी की किस्मत अच्छी थी कि चाचा हाकिम अली की इस अचानक और संगीन हुक्म के बाद सब इतने परेशान थे कि बीबी तो अपने कमरे में थी, चाची भी फ़िलहाल वहाँ मौजूद ना थी। एक मुलाज़िमा सफाई करती नज़र आई थी। वहाँ महर ने हुक्म देकर उससे अपने कमरे से कोई चीज़ लेकर आने को कहा और उसके बाहर जाते ही दोनों तेज़ी से फ़ोन के करीब है। सोफ़े ने जल्दी से हैदर का फ़ोन नंबर डायल किया और गालिबन क्लास में था, उसके लिए खासी तखीर से कॉल अटेंड की। वो भी जब सोफ़ी मायूस होने लगी, एकदम दूसरी तरफ से भाई की आवाज़ उसने मर्द तन में नई रूह फूंकती थी। हाल के दरवाजे को देखते ही हुए उसने तेज़ी से हैदर को सारी सूरत हाल से आगाह किया था। दूसरी तरफ हैदर का खून खोल उठा था ये सारी बात सुनकर। तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है सोफ़ी, और उसके होते हुए तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी। वही होगा जो तुम चाहोगी, तसल्ली रखो। मैं पहुँच रहा हूँ। मैंने चाचा जी को बड़े होने की बहुत गुंजाइश दे दी। अब और नहीं, ये मेरी ज़मीन या जायदाद का इस्तेहसाल नहीं जो मैं चुप कर जाऊँगा। ये मेरी बहन की ज़िंदगी की खुशियों का सवाल है। तुमने किसी की से कोई बात नहीं करनी, मैं खुद आ रहा हूँ। अपने मखसूस संजीदा लहजे में कहकर सोफ़ी को खातर ख्वाह तसल्ली दी थी। जिसे सुनकर सोफ़ी की कांपते दिल को करार मैसर आया था। रात गहरी होने से कबल हैदर एक बार फिर घर पर था। उस दफ़ा चचा भतीजा खुलकर सामने आए थे। सोफ़ी का रिश्ता मैं तय कर चुका हूँ चाचा, और उसकी शादी भी वहीं होगी। मैं आपके फ़ज़ूल ज़िद और गलत रस्म और रिवाज पर अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, और ये मेरे आखिरी फ़ैसला है। मैं अब वापस जाने से पहले अपनी बहन को यहाँ से रुखसत करके जाऊँगा। वो तन कर हाकिम अली के सामने आ खड़ा हुआ और कतई अंदाज में बोला था। हाकिम अली चंद लम्हे उसकी जवानी की मुँह जोरी और दबंग कुवत फैसले को जांचते रहे और कुछ देर बेहद ठहरे हुए अंदाज में गोया हुए। ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि हमारी जायदाद में से तुम्हारी बहन को भी 40 भी दूंगा। ना सिर्फ ये बल्कि मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के फैसले पर भी गौर करना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसे कभी भी तुम्हारे साथ रुखसत नहीं करूंगा। पहले वो सारी उम्र मेरी दहलीज पर बैठे बैठे बुढ़ी हो जाए। वो भी उसके अंदाज में हर लिहाज को चबा चबा कर बोले थे। आखिर को हाकिम अली कैसे अपनी छोटी शान और शौकत और जायदाद जलाल को कल के लड़के के सामने सरनगो होता हो देखते, सो उन्होंने अपना दाव खेल दिया और हैदर अली का पारा लम्हों में ही आसमान पर जा पहुंचा। अपने बाप दादा की जायदादों की हम कानूनी वारिस हैं चाचा, और ये हक हमें हमारा मजहब देता है। और रही बात मेरी बीवी की रुखसत ना कराने की, तो निकाह के बाद उसका हर हक मेरे ज़िम्मे है। मैं उसे जिस वक़्त चाहूँ यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। दुनिया का कोई कानून मुझे इससे रोक नहीं सकता। ये ना ही मुझे उसके लिए आपकी किसी की इजाज़त की दरकार है। उनकी आंखों में कहता वो रुका नहीं था, चला गया था। हाकिम अली तलमला कर रह गए। बाप दादा की वो जायदाद जिस पर वो सांप बनकर बैठे थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी इकलौती बहन की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था, जिसके लिए वो अपने कम सन बेटे की शादी उससे 13 साल बड़ी लड़की से करने मजबूर थे, वो हाथों से ना निकले। उसके लिए उन्हें कोई और लाया अमल सोचना था। रात जब चाची ने शाहों की शादी सोफ़ी से करने पर वेला किया था, उन्होंने बैठकर उन्हें समझाया था।
ओ जाहिल औरत, कोई मर नहीं गया इधर जिसके तौहीन डाल रही है। मुझे भी अपनी औलाद अजीज़ है और कुछ समझ नहीं सोच समझ कर ही मैंने फैसला किया था सोफ़ी की शादी गैरों में करके अपनी आधी जायदाद से हाथ नहीं धो सकता। कल हमारे जूते सीधे करने वाले आज कैसे हमारे बराबर आ सकते हैं? भला शाहों से सोफ़ी की शादी हो जाए तो घर की जायदाद और घर में ही रहेगी। सोफ़ी अच्छी और शरीफ बच्ची है, सारी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करेगी। और रहा शाह जवान होने से पर उसकी दूसरी बीवी ब्याह लाएँगे। मर्द की तो शान है 2-2 3-3 बीवियाँ रखने की। उन्होंने बैठकर समझाया तो चाची भी हाकिम अली और ज़लीहा दिमाग की दावे दिए बगैर न रह सकी थी। यहाँ तक तो सब ठीक था मगर अब हैदर अली हाकिम अली के मंसूबों से टकराने आन पहुँचा था। हैदर ने उसके पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया था। वो अपने इरादों को अमली जामा पहनाने वाला नौजवान था। उसने फ़ौरी तौर पर अपने मामू से राब्ता करके उन्हें मुख्तसर सी वादियत बताते हुए 2 दिन के अंदर मुख्तसर बंदों के साथ बारात लाने की दरख्वास्त की थी। मामू ने बला हैल हजत की उसकी दरख्वास्त मानी थी। सोफ़ी को रुखसत करना उसकी फ़ौरी तरजीह थी। बाकी रहा जायदाद और उसकी अपनी ज़िंदगी का मामला तो उसे सोफ़ी के रुखसत करने के बाद भी देख सकता था। मगर महर को किसी तौर करार नसीब नहीं जब उसे बाबा और हैदर अली के दरमियान होने वाली ज़ुबानी चपकलिश का पता चला था। साथ ही अब्बा के रुखसती न करने वाली बात। तब ही से वो जले पैर की बिल्ली की मानिज यहाँ से वहाँ चकरा रही थी। अपने अब्बा की फितरत को भी अच्छी तरह से जानती थी। अपने असूलों से टकराने वाले लोग अब्बा को सख्त नापसंद थे। अपनी बात को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाया करते थे। तो ये था आज के नॉवल के पहले पार्ट का एंड हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे कल। कैसा लगा आप सबको नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के लास्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।